गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में जेपीएससी मेंस का जो टॉपिक था झारखंड हिस्ट्री के ऊपर में कंसेप्ट ऑफ सदान एंड इमर्जेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, इसका सेकंड पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ सदान को हमने हमारे पहले के वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। अगर आपने हमारा उस वीडियो को देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं उसको रेफर किए हैं तो प्लीज़ उसको रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मेंस में आप उसका आंसर कर पाओ। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स हमने उसमें कवर किए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पॉइंट का जो सेकंड पार्ट है इमर्जेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज उसको कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। मेरी फिर आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है या अगर आप लोगों को मेरा पहले का कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह को कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। देखिए, सब्सक्रिप्शन करने से क्या होता है ना कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार, जो कंटेंट हम लोग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि कुछ एक सोर्स से ये सारे का सारा मटेरियल्स को जुगाड़ करना पड़ता है, लाना पड़ता है, तो लगता है कि नहीं यार ठीक है, कोई लाइक कर रहा है, स्टूडेंट्स के काम आ रहा है सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बढ़ने से, ठीक है। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। तो इमर्जेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, कंसेप्ट ऑफ सदान के बारे में हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। तो इमर्जेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, सादरी इसको कहा जाता है। हम लोग देखे थे कि अगर लिंग्विस्टिक टर्म्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक टर्म में इसको सादरी भी कहा जाता है, ऐसे DRI या फिर ऐसे DARI। ये दोनों हम लोगों ने कंफर्म किया था हमारे पहले के वीडियो में भी, ठीक है। ऑल्सो नोन एज नागपुरी, सादरी बोलिए या फिर नागपुरी बोलिए, इज एन ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज। देखिए, ये सब जो पॉइंट है ना, ये सब पॉइंट को एकदम याद, दिमाग में ना एकदम याद करके रख लीजिए। आंसर में जरूर मेंशन किया कीजिए सब चीज़ों को, और मेंशन करने के साथ साथ इसको अंडरलाइन जरूर किया कीजिए। और अंडरलाइन जब भी कीजिए, कोशिश कीजिए कि अगर आप ब्लू से अपने आंसर को लिख रहे हैं तो आप ब्लैक से अंडरलाइन कीजिए, ब्लैक से आंसर लिख रहे हैं तो ब्लू से अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। ताकि जो एग्जामिनर हो ना उनका डायरेक्ट नजर पड़े आपके इन सभी वर्ड्स के ऊपर में, दैट यू हैव अ वेरी प्रिसाइज एंड वेरी वेरी गुड कंसेप्ट ऑफ दीज टॉपिक्स, ठीक है। सो इसको ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। इज एन ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन इन द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। देखिएगा, आपको ज़्यादातर ये जो चारों स्टेट आपको देखने को मिल रहे हैं ना, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये चारों स्टेट आपको जहाँ तक देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर आपको ट्राइबल्स भरे पड़े हुए हैं, जो जनजाति के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो लोग यहाँ इन स्टेट्स में आपको भरे पड़े मिलेंगे। तो ज़्यादातर ये लोग ही होते हैं जो कि इन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इनका लिंग्वा फ्रैंक्वा, मतलब डेली के बोलचाल में ये सब लैंग्वेज को ये लोग यूज़ में लेकर के आते हैं, ठीक है। इट इज़ नेटिव लैंग्वेज टू द सदान, ये सदान का नेटिव लैंग्वेज है। हम लोगों ने देखा था ना कि जो सदान जो लैंग्वेज था वो फिर आगे 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता था, जिसमें से एक नागपुरिया था, पंचपरगनिया था, कुरमाली था, ठीक है। तो ये सभी हम लोगों ने हमारे पहले के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हमने कवर किया है। In addition to native speakers, it is also used as lingua franca by many tribal groups such as Khariya, Munda, Kuruk, and a number of speakers of these tribal groups have adopted it as their first language। मतलब देखिए कि सदान के अलावा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि और भी बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अपने डेली के बोलचाल में, लिंग्वा फ्रैंक्वा इसी को बोलते हैं, डेली के बोलचाल में अपने इसी लैंग्वेज को वो लोग यूज़ करते हैं। जिस लैंग्वेज को भी लोग देख रहे हैं ना, नागपुरिया लैंग्वेज बोलिए, फिर ये जो सदान लैंग्वेज बोलिए, तो ये सदान जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको सदानी भी बोलते हैं। तो ये इनके अलावा दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स, चाहे खरिया हो गए, चाहे मुंडा हो गए, चाहे कुरुक हो गए, ये लोग भी इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने डेली के बोलचाल में। प्लस क्या है कि उनका खुद का जो लैंग्वेज है वो उसको साइड करके अब उनका मेन जो लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ही बन गया है। नागपुरिया लैंग्वेज ही एक तरह से देखा जाए तो उनका मेन लैंग्वेज बन गया है। एंड द नंबर ऑफ स्पीकर्स ऑफ दीज ट्राइबल ग्रुप्स हैव अडॉप्टेड इट एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज की तरह उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो मतलब आप देख सकते हो कि कितना प्रचलन है इस लैंग्वेज का। मतलब कि वो ये लैंग्वेज जिसको शुरुआत से जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो दूसरे ट्राइबल के लोग हैं वो भी अपने आपको इसी ढांचे में ढाल लिए हैं और यही लैंग्वेज को अपना मेन लैंग्वेज बना करके उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज लिंग्वा फ्रैंका अमंग टी गार्डन कम्युनिटी। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो टी गार्डन जो होती है ना, कि
जो चाय का जो बगान होता है, आपको मेनली जो नॉर्दर्न बंगाल का एरिया हो गया, या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाओगे, असम में जाओगे, त्रिपुरा में जाओगे, तो वहाँ पर ना आपको ये टी गार्डन्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं टी गार्डन के जो जो वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो उनके लिए भी ये एक तरह से लिंग्वा फ्रैंका है ये लैंग्वेज, मतलब उनके भी डेली के बोलचाल में ये लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हो यार कि ये केवल आपको झारखंड के सीमित नहीं है। आप देख रहे हो कि झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ पर तो आपको दिखता ही है ये लैंग्वेज। साथ ही साथ आप जब बंगाल के नॉर्थ बंगाल में जाओगे, या फिर आप जब मेनली आप जब जाते हो ना, ये जो पूरा आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हो, तो यहाँ पर भी आपको ये लैंग्वेज आपको पूरा देखने को मिलता है। मतलब ये तो नॉर्थ बंगाल हो गया, इस तरफ का पार्ट पूरा इंडिया का हो गया, और यहाँ पर आपका नॉर्थ बंगाल का ये पार्ट हो गया, नॉर्थ बंगाल, और इस तरफ में भी आपको ये पूरा का पूरा लैंग्वेज देखने को मिलता है। मतलब कि ये लैंग्वेज एक छोटा सा एरिया में नहीं है। आप ये सभी पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो कि जो टी गार्डन्स है, टी गार्डन कम्युनिटी ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, वो भी इन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो 2011 में जो सेंसस हुआ था ना, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल 5.1 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इस लैंग्वेज को अपना मेन लैंग्वेज मानते हैं। आप समझ सकते हो कि मतलब कितने ऐसे लोग हैं, 5.1 मिलियन, 51 लाख से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो 2011 सेंसस का बात किया जा रहा है। ठीक है, देयर वेर अप्रॉक्सीमेटली 5.1 मिलियन नेटिव स्पीकर्स ऑफ द नागपुरिया लैंग्वेज, इंक्लूडिंग जिसमें से करीब 19 से 20 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि गवारी लैंग्वेज बोलते हैं, और करीब 43.5 लाख ऐसे हैं जो सदान या सादरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और 7.5 लाख के आसपास ऐसे हैं जो नागपुरिया लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये 2011 सेंसस की बात की जा रही है, अभी ये 10 साल और बीत चुका है, तो अभी ये इसका नंबर और इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, प्लस इन सभी के अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे क्या मेन पॉइंट है, अराउंड 7 मिलियन पीपल, लगभग 70 लाख के आसपास का आदमी का ये लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज में भी काउंट आता है। मतलब आप समझ सकते हो, ये जो हम लोगों ने देखा 5.1 मिलियन, ये तो इनका मतलब ये नेटिव स्पीकर्स हैं, इनका यही लैंग्वेज ही है। इसके अलावा आपको 7 मिलियन, 70 लाख के आसपास का आदमी स्पीक इट एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में याद करके रख लीजिए। 5.1 मिलियन जो नेटिव स्पीकर्स हो गए, उनके अलावा लगभग 7 मिलियन, 70 लाख के आसपास का आदमी का जो सेकेंड लैंग्वेज है वो ये लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये नागपुरिया लैंग्वेज कितनी बड़ी तादाद में, कितने ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ फैक्ट इसके बारे में जानते हैं। नागपुरी, अगर हम लोग इसको देवनागरी लिपि में देखें तो नागपुरी इस तरह से लिखते हैं, या सादरी इसको बोलते हैं। नेटिव टू इंडिया, ये इंडिया का नेटिव लैंग्वेज है। मेनली रीजन इसका छोटा नागपुर है, लेकिन ये छोटा नागपुर के अलावा भी आगे बढ़ा है। ठीक है, एथनिसिटी इसका नागपुरी होता है। नेटिव स्पीकर जैसा हमने देखा कि 5.1 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ये नेटिव स्पीकर है करीब 51 लाख के आसपास में, और जिनका सेकेंड लैंग्वेज यूज में आता है यही वो 7 मिलियन के आसपास में। तो 5.1 प्लस 7, तो 12.1 के आसपास मान के चलिए मिलियन, इतने लोग हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से कुछ का नेटिव है और कुछ का सेकेंड लैंग्वेज की तरह इसको यूज़ करते हैं। अभी लैंग्वेज का फैमिली, किस परिवार का ये लैंग्वेज है, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये इसको आप इंडो यूरोपियन भी बोल सकते हैं। इंडो यूरोपियन, इंडो से हो गया इंडिया, यूरोपियन से हो गया यूरोप, तो ये दोनों का मिक्सचर हम लोग देखते हैं ना। लैंग्वेज बहुत तरह का लैंग्वेज होता है, इंडो यूरोपियन, इंडो ईरानियन भी है, इंडो आर्यन भी है, ईस्टर्न भी बोलते हैं, बिहारी और सादरी भी इसको बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को बिल्कुल याद, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। समझना तो है ही है, समझना तो बिल्कुल आपको है, लेकिन समझने के साथ साथ आपको पॉइंट्स को, देखिए कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एक जार्गन्स ऐसे होते हैं ना जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा एकदम, जिसको बोलते हैं ना मतलब पूरा का पूरा दिमाग में फिट कर लेना कि यही चीज़ अपने को जाके एग्जाम हॉल में उतारना है। तो इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी नाम को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जब आप फैमिली के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लैंग्वेज फैमिली के बारे में, तो वहाँ पर आपको इंडो यूरोपियन, इंडो ईरानियन, इंडो आर्यन, ईस्टर्न, बिहारी और सादरी, आपको इन सभी पॉइंट्स को याद करके उसको आंसर में अपना मेंशन किया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एटाइमोलॉजी, मतलब कि अगर लैंग्वेज हिस्ट्री के अगर आधार पर हम लोग देखें, भाई इतिहास, क्या इतिहास रहा है इसका, तो उसके आधार पर जब देखते हैं तो द ओरिजिन ऑफ सदानी या सादरी, यही जो हम लोग देख रहे हैं,
एंड अदर रिलेटेड टर्म्स इज समवट ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब कि भाई अभी तक उसके बारे में ना कुछ ठोस पता नहीं चला है, वो अभी भी थोड़ा सा लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से इसकी उत्पन्न हुए थे और कहाँ से आए थे। तो मतलब एकदम परफेक्ट कुछ इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ जो पता है वो यही चीज़ है कि द ऑरिजिन ऑफ सादनी एंड अदर रिलेटेड लैंग्वेज इज समवट ऑब्सक्योर। प्रोबेबली द टर्म सदान डिराइव फ्रॉम निषाद। ये जो टर्म है ना सदान, ये एक्चुअली कहाँ से बोला जा रहा है, ये निषाद से उत्पन्न हुआ है। निषाद क्या है? रेफरिंग टू एन एथनिक ग्रुप ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का एक एथनिक ग्रुप था जिसका नाम था निषाद, वहाँ से उत्पन्न हुआ था ये वर्ड सदान। ठीक है, तो ये हम लोग नागपुरी लैंग्वेज का एटामोलॉजी, मतलब जो उस भाषा का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, द नेम नागपुर इज प्रोबेबली टेकन फ्रॉम नागवंशी। ये जो नागपुर है ना, अभी हम लोग नागपुरी लैंग्वेज बना रहे हैं, नागपुरी में नागपुरी, ठीक है, नागपुरी में जो नागपुर आता है, ये नागपुरी प्रोबेबली टेकन फ्रॉम नागवंशी। जो नागवंशीज रहते थे ना, हम लोग देखे थे नागवंशीज थे, और भी दो तरह के, एक पलामू में आपको देखने को मिलता था, एक सिमुग में देखने को मिलता था। वो दोनों जो वंश थे, कौन कौन से वंश थे, वो मेरे कमेंट सेक्शन आप मुझे लिख करके बताइए। ठीक है, एक तो वंश आपको यहाँ पता चल गया नागवंशी थे। दो वर्ड्स इसके पहले जो हमने हमारा सदान वाला जो हमने वीडियो देखा है उसमें दो वंश का और मैंने जिक्र किया है, एक पलामू में थे और एक सिंहभूम में थे। वो दोनों वंश कौन से थे, प्लीज मुझे एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, हु रूल्ड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये हमने देखा कि द नेम, ये जो नागपुर वर्ड है, ये ऐसा माना जाता है कि ये नागवंशी से लिया गया है। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज। अब हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में, मतलब थियोरेटिकली अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, लिटरेचर के आधार पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा ना इस लैंग्वेज का जो ग्रामर वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा एक बार जस्ट देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना, तो आपके पास में सफिशिएंट वर्ड्स होने चाहिए। मान लीजिए कि अगर नागपुरी लैंग्वेज के ऊपर में ही एक आपको फुल क्वेश्चन दे दिया है और आपको कंप्लीट लिखना है, लेकिन आपके पास में सफिशिएंट वर्ड्स नहीं है, तो आप इन सभी पॉइंट्स को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसलिए ठीक है, इसलिए सफिशिएंट वर्ड्स अपने पास में रखिए। एक कंसेप्ट तो क्लियर हो ही रहा है इस वीडियो से, प्लस आपको वर्ड्स भी अपने पास, क्योंकि आपको आंसर लिखना पड़ेगा, लेंदी आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो इमर्जेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज। नागपुरी इज नोन बाय मेनी डिफरेंट नेम्स। नागपुरी को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। लेविस जो थे वो 2009 में उनके हिसाब से ही लिस्ट वो लोग दिए थे। उस लिस्ट में कुछ एक नाम दिए, जैसे छोटा नागपुरी उसी को कहा जाता है, डीकू काजी उसी को कहा जाता है, गंवारी, गौरी, गवारी, गौरी। ठीक है, और क्या है, झारखंडी, सदारी, ये तो हम लोग देख चुके हैं, सदारी या सादरी, झारखंडी भी देख चुके हैं, नागपुरिया, सदान और सदाना एटसेट्रा। तो ये सभी नाम तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला ये जो नाम अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए नया नया है। जैसे डीकू काजी, इसको नागपुरी लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता था। गंवारी, गौरी, गवारी, गौरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सम नेम्स डिनोट द रीजन वेर इट इज स्पोकन। अभी देखिए, कुछ एक नाम आपको ऐसा मिलेगा ना, ये नागपुरी लैंग्वेज का ही कुछ दूसरा नाम आपको ऐसा मिलेगा जहां से उसका रीजन, जो उसका क्षेत्र है ना, वो उससे डिनोट करता है। जैसे झारखंडी, ये नाम हम लोग, ये नागपुरी लैंग्वेज को कहीं कहीं पे झारखंडी भी बोला जाता है। तो ये झारखंडी वाला जो पार्ट है, ये झारखंड से आपको डिनोट करने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि आप देखिए, नाम इस तरह से रखा जाता था कभी कभी कहीं कहीं पे, जहां पर वो उस क्षेत्र को भी डिनोट करता था। जैसे झारखंडी हमने देखा, तो झारखंडी ये झारखंड से मिलता जुलता हो गया। छोटा नागपुरिया हमने देखा था अभी, छोटा नागपुरिया ये नागपुर या फिर छोटा नागपुर से ये टर्म रिलेटेड आपको देखने को मिल गया। मतलब कि हमने ऊपर में देखा कि जब उसका नाम अलग अलग तरीके का नाम होता है, प्लस नाम में भी ऐसे कुछ नाम्स होते हैं जो उस क्षेत्र के नाम पे भी रखे जाते हैं, ताकि लोगों को ना समझने में एक ईजी लगता, एक ईजीनेस मिलता था। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नेम्स फॉर झारखंड। सम डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द ग्रुप्स। अभी क्या है, कुछ एक नाम हमने देखा कि क्षेत्र के आधार पर थे, रीजन के अकॉर्डिंग थे। कुछ एक नाम ऐसे भी थे जो ग्रुप के ऊपर में भी डिपेंड करते थे। नेम ऑफ द ग्रुप दैट स्पीक्स दिस लैंग्वेज। ऐसे ग्रुप जो इस लैंग्वेज को बोलते थे, अपने बोलचाल में इस लैंग्वेज का, इस भाषा को इस्तेमाल किया करते थे,
उसके नाम के ऊपर भी इनका नामकरण किया गया। जैसे सदानी रखा गया इस लैंग्वेज का नाम। सदान लोग जो थे वो लोग अपना लैंग्वेज, यही लैंग्वेज को यूज करते थे, तो इस लैंग्वेज को सदानी बोल दिया गया। जो झारखंड के लोग हैं इस लैंग्वेज को यूज करते थे उसको झारखंडी बोल दिया गया। तो इसी तरह से क्षेत्र के नाम पे या ग्रुप के नाम पर भी इन सभी जो लैंग्वेज का अलग अलग जो नाम रखा गया, इसी तरह से इनका नाम रखा गया। ठीक है। While some refer to the fact that this language is usually spoken in the village, लेकिन कुछ एक लोगों का ऐसा मानना था कि ये लैंग्वेज को मेनली गांव देहात में इसको यूज किया जाता था, इसी के लिए इस लैंग्वेज को गांव भी कहा जाता है। गवारी, गवारी जो हो गया ये विलेज गांव से उत्पन्न हो गया। मतलब आप अगर देखोगे तो आपको इन सभी पॉइंट्स को देखने के बाद में ना आपको याद कैसे रखना है ये वर्ड्स, वो आपको ध्यान, जैसे गांव, गांव से गवारी हो गया भाई, तो गवारी, गवारी मतलब आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेना कि भाई लोगों का ऐसा मानना था क्योंकि ये लैंग्वेज गांव में ज्यादातर यूज किया जाता था, इसलिए इसका नाम गवारी रख दिया गया। झारखंड में यूज झारखंडी रख दिया गया। सदान लोग इसको ज्यादा यूज करते थे, सदानी कर दिया गया। मतलब आपको देखो, आपको ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग में रटना नहीं पड़ा इन सभी चीजों को लेकर के, मतलब आप जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो, ये सभी वर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो जा रहा है। ठीक है। इसी तरह से इन चीजों को याद रखिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन सभी वर्ड्स को अच्छे से मेंशन कीजिए अगर ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। और अंडरलाइन जरूर कीजिए, जो मेन वर्ड है या जो मेन सेंटेंस है उन सभी को अंडरलाइन जरूर कीजिए। ठीक है। नागपुरी इज मेनली स्पोकन इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल झारखंड। नागपुरी ऐसा माना जाता है कि मेनली वेस्टर्न और सेंट्रल झारखंड में बोला जाता है। ठीक है। हम लोगों ने उस दिन देखा था ना कि झारखंड का चार अलग अलग नागपुरी हो गया, कुरमाली हो गया, पंचपरगनिया हो गया, तो ये सभी जो थे ये चार अलग अलग जगह में बोलचाल में यूज में आते थे। ठीक है। तो नागपुरी इज मेनली स्पोकन इन वेस्टर्न सेंट्रल झारखंड। इन एडिशन टू दिस ग्रुप ऑफ नेटिव स्पीकर, इट इज ऑल्सो यूज एज अ लिंगुआ फ्रैंका बाय अ लार्ज नंबर ऑफ सो कॉल्ड ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब कि देखिए, जो सदान लोग जो थे वो लोग तो इस लैंग्वेज को यूज करते ही थे और ये झारखंड के मेनली वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में यूज में आता था। लेकिन सदानों के अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो ग्रुप थे वो भी इस लैंग्वेज को यूज किया करते थे। जैसे जो खड़िया जनजाति के थे जिसको साउथ मुंडा कहा जाता है, या मुंडास जो थे, भूमिज थे, नॉर्थ मुंडा कहा जाता है इनको, और कुरुक्त जो थे जिनको नॉर्थ द्रविडियन भी कहा जाता है, ये सभी ट्राइबल ग्रुप्स भी इस लैंग्वेज को यूज करते थे, नागपुरिया लैंग्वेज को यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर्स of the non-tribal groups have also adopted Nagpuri as the first language and no longer speaks their traditional language। मतलब जो सदान को तो हम लोग देखेंगे भाई, उनका तो लैंग्वेज था। उसके बाद हम लोग ये भी देखें कि जो ट्राइबल्स थे, ये ट्राइबल्स मुंडा हो गए, कुरुक हो गए, ये सभी लोग इस लैंग्वेज को यूज करते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नॉन ट्राइबल्स थे, वो लोग ट्राइबल्स नहीं थे और वो लोग भी इस लैंग्वेज को, नागपुरी लैंग्वेज को यूज करते थे और इतना यूज करने लगे कि उनका खुद का लैंग्वेज वो लोग साइड कर दिए और उनका ये नागपुरी लैंग्वेज ही उनका मेन लैंग्वेज बन गया। उनका ट्रेडिशनल लैंग्वेज को साइड हो गया और नागपुरी लैंग्वेज उनका मेन लैंग्वेज बन गया। मतलब आप समझ सकते हो कि इन सभी लोगों के लिए नागपुरी लैंग्वेज कितना महत्व रखता है। यही सब कारण है कि ये सब एग्जाम में ना, मतलब जो एग्जामिनर है या जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो सब ये जानना चाहते हैं कि भाई आपको क्या नॉलेज है। क्योंकि अगर आप झारखंड में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अगर आप आते हो और इन सभी चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं है तो हो ना हो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। The lexicon and morphology of Nagpuri closely resembles those of other Eastern Indo-Aryan languages such as Bhojpuri। मतलब कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो दूसरा इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है ना, जैसे ये हमने देखा कि इंडो आर्यन लैंग्वेज था नागपुरी या सदानी आप इसको बोलिए, तो इसी तरह से एक दूसरा लैंग्वेज है भोजपुरी, जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, मेनली उस तरफ का एरिया में आपको भोजपुरी लैंग्वेज यूज़ किया जाता है बिहार में। ठीक है। तो ये आपको कुछ हद तक देखने को मिलेगा कि जो नागपुरी लैंग्वेज है वो इससे कुछ मिलता जुलता है, जो दूसरा इंडो आर्यन लैंग्वेज जैसे भोजपुरी उससे मिलता जुलता है। द लेक्सिकन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ नागपुरी क्लोजली रिजेंबल करता है, बहुत नज़दीकी रिजेंबल करता है कि ये इन जो दूसरा इंडो आर्यन लैंग्वेज है उससे मिलता जुलता है। ठीक है। ऑफ अदर ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज सच एज भोजपुरी। Some of the general Eastern Indo-Aryan traits found in Nagpuri include lack of grammatical gender। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में, इसका लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जानने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि देखिए आपको, अगर मैंने आपको पहले भी कहा ना कि अगर बड़ा क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा इसी के ऊपर मिल जाए तो आपके पास में सफिशिएंट पॉइंट होना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बता रहा है, सम ऑफ द जनरल ईस्टर्न इंडो आर्यन ट्रेड्स फाउंड इन नागपुरी इंक्लूड लैक ऑफ ग्रामेटिकल जेंडर। मतलब कि बहुत सारे आपको ये जो नागपुरी लैंग्वेज में आपको कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा जहां पर ग्रामेटिकल जेंडर का एब्सेंस होता है, वहां पर आपको ग्रामेटिकल जेंडर लैकिंग का होते हैं, मतलब नहीं मिलता है वहां पर। प्लस क्या होता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ सफाइसेस, सफाइस, सफिक्स, प्रीफिक्स, आप लोग जानते हो ना, सफिक्स हो जाता है कोई वर्ड, अगर उसके बाद में हम लोग कोई वर्ड को ऐड करते हैं और उन दोनों वर्ड के मिलने के बाद में उसका पूरे के पूरे वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो उसको सफिक्स बोलते हैं जो बाद में ऐड हो रहा है। और प्रीफिक्स किसको बोलते हैं कि एक वर्ड के पहले अगर हम लोग दूसरा वर्ड को ऐड करते हैं, जो पहला वाला वर्ड है प्रीफिक्स हो जाता है। इन दोनों वर्ड को मिलने के बाद में पूरा का पूरा उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो यहां पर आपको ये जो इसका जो ग्रामर पार्ट है ये नागपुरी लैंग्वेज का, उसमें आपको या फिर आप बोल सकते हैं इंडो आर्यन का जो लैंग्वेज का जो ट्रेट है, इसमें आपको प्रीडोमिनेंट ऑफ सफिक्स, मतलब आपको सफिक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। जब किसी शब्द के पहले लगते हैं तो उसको प्रीफिक्स कहा जाता है, और जो बाद में लगते हैं उसको सफिक्स कहा जाता है। मतलब सफिक्स आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर यूज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सफिक्स वर्ड याद रखिएगा। और दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है, एनक्लेटिक्स, जिस पर बोलने में बिल्कुल जोर ना दिया जाता हो। मतलब कि आप जैसे देखते हो ना कि हम लोग कभी कभी कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे ना आप कभी कभी जो हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, कांट, तो आपको कहीं कहीं पे ना ये कांट पूरा CANT नहीं लिख करके NT भी आपको दिखने को मिलेगा सॉरी। तो यही हो गया एनक्लेटिक्स, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में किसी वर्ड को लिखा जा रहा है और उसका मतलब वही रह रहा है, और मतलब बोलने के दौरान ना उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। जैसे कांट हम लोग बोलते हैं ना, कांट की जगह में हम लोग बोले एंट, मतलब कि आप देखो कांट एंट, तो हम लोग को बोलने में बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों का ये जो ग्रामर पार्ट है ना, ये नागपुरी लैंग्वेज में जो उनका ग्रामर था उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ में आते थे। इन सभी चीज़ों को आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करके रखिए, आपको एग्ज़ाम लिखने में बहुत हेल्प करेगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये इस पूरे जो PDF है, जो हमारा वर्डिंग्स इंग्लिश है, इसका इंग्लिश वर्डिंग्स वाला PDF और हिंदी वर्डिंग वाला PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ग्रामेटिकल मार्किंग, न्यूमेरिकल क्लासीफायर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इनके ग्रामर्स में, न्यूमेरिकल क्लासीफायर्स विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड पोस्ट नॉमिनली विदाउट अ न्यूमेरल एज अ काइंड ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, एंड अनमार्क्ड एंड फ्यूचर इम्पेरेटिव्स। मतलब कि देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा ना कि भाई इसमें आपको बहुत सारी चीज़ मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ एक पॉइंट जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया कि इन सभी पॉइंट्स के बारे में ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन इनका मतलब भी आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप अगर कुछ और भी बढ़ा करके लिखना चाहें अपने साइड से भी, क्योंकि देखिए जब भी एग्जाम लिखिए ना तो पूरा का पूरा बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखिए, आप अपना लैंग्वेज यूज कीजिए। जो मेन आंसर है, जो थीम है आंसर का, वही रहेगा, लेकिन आप अगर अपने आंसर में उसको, आप अगर अपने वर्ड्स में उस आंसर को लिखते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है उसमें, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहां पर बता रही है डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जिक्र कर रहा है, फ्यूचर इंपेरेटिव्स के बारे में जिक्र कर रहा है। इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ लिटरेचर हैज बीन एंड कंटिन्यूज टू बी पब्लिश्ड इन नागपुरी इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ वर्क्स। अभी क्या है ना कि लैंग्वेज में आपको बहुत सारे लिटरेचर्स देखने को मिलेंगे जो पहले भी पब्लिश होते थे और आज के टाइम में भी पब्लिश होते हैं। जैसे एक राइटर है पीटर शांति नौरंगी, इनका नाम है पीटर शांति नौरंगी, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नागपुरी इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ वर्क्स बाय पीटर शांति नौरंगी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बोथ इनके द्वारा प्रोज भी आए हैं और पोइट्रीज भी आए हैं, ठीक है। एज वेल एज ट्रांसलेशन, अभी ट्रांसलेशन भी हुआ है इनके द्वारा। मतलब कि ये जो इनके द्वारा ये जो राइटर हैं, इनके द्वारा आपको प्रोज भी देखने को मिले हैं, इनके द्वारा आपको पोइट्रीज भी देखने को मिले हैं। साथ ही साथ क्या है, एज वेल एज ट्रांसलेशंस ऑफ सेक्शंस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट।
आपको बहुत सारे ऐसे बुक भी इनको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको एक अलग ही टेस्टामेंट का आपको लगेगा कि यार यहां से परिवर्तन होकर के उसमें आ रहा है, मतलब कि पुरानी चीजों को ये नए तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं अपने बुक्स के द्वारा, ठीक है। अदर वर्क्स इंक्लूड जैसे प्रसाद। प्रसाद आया था 1992 में। प्रसाद क्या है? अ कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स। जो फोक टेल्स होते हैं ना, मतलब आप जिस एरिया में रहते हैं, आप सपोज कीजिए कि आप अगर राजस्थान के किसी एरिया में गांव में रह रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश के किसी एरिया में रह रहे हैं, गांव देहात में रह रहे हैं, तो हर एरिया का ना अपना एक फोक टेल्स होता है, जहाँ की वहाँ का जो मतलब वहाँ के जो जो एकदम जो ऐसे लोग रहते हैं ना, जो वहीं के रहने वाले लोग रहते हैं, तो उनका अपना ही एक डांस फॉर्म होता है, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वहां पर ही प्रचलित होती हैं। तो ये वही था, कलेक्शन ऑफ फॉक टेल्स था। इसका नाम क्या था? प्रसाद 1992, ठीक है। उसके बाद क्या है? अ झू। ये 2003 में आया था झू। ये क्या था? अ हिस्टोरिकल ड्रामा। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा था। तो इन सभी नाम को ना प्लीज याद रखिए, सॉरी, इन सभी नाम को आप प्लीज याद रखिए। अच्छा, हम लोग ऊपर आ गए हैं। हाँ, प्रसाद ये 1992 में आया था, ठीक है। प्रसाद 1992 ये क्या था? कलेक्शन ऑफ फॉक टेल्स था। झू जो था, झू, ये 2003 में था। ये क्या था? हिस्टोरिकल ड्रामा था। एज वेल एज नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस इनटू सादरी। दूसरे लैंग्वेजेस से भी सादरी में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, इन्हीं आपको याद रखना पड़ेगा। देर आर 3 बेसिक टेंसेस इन नागपुरी। नागपुरी में 3 तरह का टेंस देखते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में भी देखते हैं तो 3 तरह का टेंस देखते हैं। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। 3 तरह का ग्रामर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में भी हम लोग को देखने को मिलता है, और यहां पर भी 3 तरह का टेंस होते हैं। इन ऑल थ्री देर आर 2 कैटेगरीज। इन तीनों में जो टेंस है, 3 टेंस, उनमें 2 कैटेगरीज हैं। पहला क्या है? पेरिफेरिस्टिक कैटेगरी, with the main verb appearing as an imperfective participle with a form of the copula denoting tense, person, number, horrific status and second। ये तो पहला वाला था, ये आपको याद रखना पड़ेगा बॉस, ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने देखा पहला क्या था? पेरिफेरिस्टिक कैटेगरी। उसके अंदर क्या होता है? विद द मेन वर्ब appearing as an imperfect participle with a form of the copula denoting tense, पर्सन, नंबर एंड हॉरिफिक स्टेटस। और जो दूसरा वाला है, सेकेंड सिंथेटिक फॉर्म विथ टेंस, पर्सन, नंबर एंड हॉरिफिक स्टेटस, मार्किंग एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल प्रोटमेंटिव। प्रोटमेंटिव का मतलब क्या होता है? ब्लेंड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। जब कोई एक वर्ड 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनता है ना, वर्ड से मिलकर के बनता है, तो उसको प्रोटमेंटिव बोलते हैं, ब्लेंड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। While imperfective form is explicitly marked for imperfectivity ranging from iterativity and habituality to। देखिए, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को याद रख सकते हो तो आप इसको याद रख लीजिए। अगर आप नहीं याद रख सकते हो तो फिर आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रामर से रिलेटेड ये वर्ड्स है, तो आपको या तो इनको याद रखना पड़ेगा या तो फिर आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन केस अगर आपके पास में सफिशिएंट पॉइंट नहीं रहे और ये वर्ड्स अगर आपको याद है तो आप एग्जाम में इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देर आर 3 मूड्स। 3 मूड्स, क्या क्या मूड होते हैं? इंडिकेटिव का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ इंडिकेशन। मतलब होता है ना कि भाई किसी को इंडिकेशन दिया जा रहा है, तो वही होता है इंडिकेटिव। पहला होता है इंडिकेटिव, इसका मतलब है साइन और इंडिकेशन ऑफ समथिंग। दूसरा होता है सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव मतलब क्या होता है? दैट एक्सप्रेस डाउट, मतलब ये बता रहा है कि इसमें एक डाउट है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला है इंडिक्टिव, दूसरा है सब्जंक्टिव, तीसरा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब हमने देखा कि ये जो लैंग्वेज, जिसका ग्रामर का पार्ट हम लोग कुछ देख रहे हैं, वो उसका मेनली उसका 3 मोड्स होते हैं, 3 मूड्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? पहला इंडिक्टिव, दूसरा सब्जंक्टिव, तीसरा इंपेरेटिव। याद रख लीजिए, ठीक है। ये ब्रैकेट में मैंने आपको बता दिया, इनकेस अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप इन सभी पॉइंट्स को भी याद रख सकते हैं। इंडिक्टिव का मतलब होता है साइन और इंडिकेशन ऑफ समथिंग, मतलब ये इंडिकेशन से रिलेटेड है।
दूसरा सब्जेक्टिव डाउट से रिलेटेड है, और तीसरा इंपेरेटिव ये अर्जेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। एज a typical of Eastern Indo-Aryan languages, Sadri also has a future non-future opposition in the imperative. The future imperative is identical to the future tense. ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। A variety of languages are spoken in the region where Nagpuri is spoken, including several Munda languages and Kuruk. मतलब कि दूसरे लैंग्वेज भी यूज में आते हैं। अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द रीजन वेयर, जहां पर नागपुरी लैंग्वेज बोले जाते हैं वहां पर दूसरे लैंग्वेज भी बोले जाते हैं। वेयर नागपुरी इज स्पोकन इंक्लूडिंग सेवरल, जैसे मुंडा लैंग्वेज होता है वो भी बोले जाते हैं, और कुरुक जिसको नॉर्थ द्रविडियन बोला जाता है वो लैंग्वेज भी यूज में आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन के ऊपर में क्या होता है, नागपुरी बिलोंग्स टू बिहारी ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज। जो नागपुरी जो लैंग्वेज है ना वो एक्चुअली जब उसको क्लासीफाई करते हैं हम लोग तो पता चलता है कि वो बिहारी ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज है वो। देर आर डिफरेंट ओपिनियन अबाउट लिंग्विस्टिक अबाउट ऑरिजिन ऑफ नागपुरी लैंग्वेज। देखिए कभी भी कोई चीज़ ऐसा होता है ना, जब हम लोग इस लैंग्वेज के बारे में देख रहे हैं तो इसके बारे में समझते हैं कि अगर लोगों को उसका एक्चुअल सोर्स पता नहीं रहता है ना, तो बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से ना अपना अपना एक अनुमान लगाते हैं कि ये वहाँ से आया होगा, ये वहाँ से हो सकता है, क्योंकि किसी के पास भी एकदम एकदम ठोस कोई डेटा नहीं है कि यहीं से उत्पन्न हुआ है, ये यहीं से आया है, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट ओपिनियन, इसीलिए हर बार आपको देखने को मिलेगा कि जब टाइम टू टाइम जो अलग अलग लोग आए हैं वो अपने अपने हिसाब से एक ओपिनियन लगाते हैं। ओपिनियन अमंग लिंग्विस्टिक अबाउट ऑरिजिन ऑफ नागपुरी लैंग्वेज। अभी यहाँ पर एक महाशय हैं जिनका नाम है सर जॉर्ज अब्राहम गैरिसन, ठीक है। सर जॉर्ज अब्राहम गैरिसन हैज़ क्लासिफाइड नागपुरी एज डायलेक्ट ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज। हमने देखा कि जो इंडो आर्यन लैंग्वेज जो दूसरा है भोजपुरी, उससे बहुत हद तक ये हमारा नागपुरी लैंग्वेज मिलता जुलता है, ठीक है। तो इनका भी एक्चुअली यही बोलना है कि सर जॉर्ज अब्राहम ग्रेरसन जो है उनका भी यही बोलना है कि हैड क्लासिफाइड नागपुरी एज डायलेक्ट ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज इन हिज सर्वे। उन्होंने अपना एक सर्वे किया था, उस सर्वे का क्या नाम था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने कहा था कि जो नागपुरी लैंग्वेज है वो भोजपुरी लैंग्वेज का डायलेक्ट है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता, उसी से ये उत्पन्न हुआ एक तरह से, ठीक है। और दोनों ही आप देखोगे तो आपको इंडो आर्यन लैंग्वेज का ही पार्ट है दोनों लैंग्वेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, नागपुरी इज डिसेंडेंट ऑफ मगधी प्रकृत। अगर इन महाशय के हिसाब से देखा जाए प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह जी के द्वारा, तो इनका बोलना है कि जो नागपुरी लैंग्वेज है वो डिसेंडेंट है मगधी प्रकृत का। सॉरी। और उन्होंने जो अपना बुक छापा था नागपुरी भाषा एवं साहित्य, उसमें इस चीज का जिक्र किया था उन्होंने कि जो नागपुरी लैंग्वेज है वो डिसेंडेंट है मगधी प्राकृत का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, ये जो नाम सब मैंने बोल्ड करके रखा आप लोगों के लिए ना, इन सभी नाम को अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आता है तो इन सभी नाम को भी अच्छे से मेंशन किया कीजिए और अंडरलाइन करना नहीं भूलिए, ठीक है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, नागपुरी हैड एवॉल्व फ्रॉम अर्ध मगधी प्राकृत। मतलब इन महाशय का बोलना था कि ये मगधी प्राकृत से हुआ था, और इन महाशय का बोलना है कि ये अर्ध मगधी प्राकृत से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। इट इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ हिंदी डायलेक्ट। इसको कभी कभी एक हिंदी डायलेक्ट भी कहा जाता है, जिससे हम लोगों ने अभी ऊपर में देखा ना कि ये भोजपुरी डायलेक्ट का इसको बोला जाता है, तो इसको कभी कभी हिंदी डायलेक्ट भी कहा जाता है। सम लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो ट्रीट छत्तीसगढ़ी एंड सादरी एज डायलेक्ट ऑफ ओडिया। बहुत सारे जो लिंग्विस्ट्स होते थे उनको ऐसा भी लगता था कि जो छत्तीसगढ़ी और सादरी जो है वो ओडिया लैंग्वेज का ही एक डायलेक्ट है, ठीक है। अभी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ये नागपुरी लैंग्वेज। सो नागपुरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन वेस्टर्न छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ऑफ वेस्ट सेंट्रल झारखंड, यहाँ पर बोला ही जाता है वेस्टर्न छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में। इन डिस्ट्रिक्ट सच एज चतरा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, रांची, सिमडेगा, खूंटी, वेस्ट सिंहभूम, नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़, इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जाजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, साउथ वेस्ट बिहार, इन औरंगाबाद,
गया डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्दर्न ओडिशा इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मतलब इन सभी जगह में आपको ये नागपुरी लैंग्वेज का प्रचलन देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो स्पोकन बाय सम टी गार्डन, हमने पहले भी देखा भाई कि टी गार्डन कम्युनिटीज़ जो होते हैं, जो नॉर्थ बंगाल के लोग होते हैं, बांग्लादेश के लोग, वो लोग ये नागपुरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। वेस्ट बंगाल एंड असम हु वर टेकन एज लेबरर टू वर्क इन टी गार्डन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरिया। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या है ना कि बहुत सारे जगह जगह से लोग, खास करके बिहार से, उस समय तो बिहार ही था, झारखंड था नहीं, बिहार से, और ये जो बिहार था वो भी एक तरह से आपका ये बंगाल का ही पार्ट था। तो इधर से बहुत सारे लोगों को ब्रिटिशर्स लोग उठा उठा करके ले जाते थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। वहाँ पर क्या है, जो चाय की बागान होती है, टी गार्डन, वहाँ पर उन लोगों से लेबर की तरह उनका काम कराया जाता था। तो इसी तरह से क्या होता था कि ये लैंग्वेज यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है। स्टेटस सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। स्टेटस, अभी इसका स्टेटस के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। हिस्टोरिकली नागपुरी वॉज लिंगुआ फ्रैंका इन द रीजन। इट वॉज कोर्ट लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा, इट वॉज कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ नागवंशी डायनेस्टी। नागवंशी डायनेस्टी के दौरान पे ये कोर्ट लैंग्वेज था। इन सभी पॉइंट्स को एग्जाम हॉल में जरूर मेंशन कीजिए अपने आंसर्स में। ठीक है। इट वॉज कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग रेन ऑफ नागवंशी डायनेस्टी। नागपुरी इज अकॉर्डेड एज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नागपुरी को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड में। ठीक है। देयर इज डिमांड टू इंक्लूड नागपुरी इन 8th शेड्यूल। ऐसा भी डिमांड आया है कि नागपुरी लैंग्वेज को जो 8th शेड्यूल है उसमें 8th शेड्यूल में अपने को लैंग्वेज देखने को मिलता है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में वो मुझे बताइए, क्योंकि आप कभी अगर आप आंसर लिख रहे हो, इन सभी चीज़ का पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आंसर्स में लिखने के साथ साथ में आप जब एग्जाम्पल डाल दोगे ना, तो वहाँ पर आपका मार्किंग और अच्छा बन सकता है। तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस इंक्लूडेड होते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से लैंग्वेज इंक्लूड होते हैं, ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। ठीक है। और ये डिमांड किया गया कि नागपुरी लैंग्वेज को भी 8th शेड्यूल में ऐड कर देने के लिए। लिटरेचर, अब हम लोग इसका थोड़ा लिटरेचर के बारे में देखते हैं, क्या क्या सा लिटरेचर था इसका। लिटरेचर इन नागपुरी लैंग्वेज स्टार्टेड अराउंड 17th सेंचुरी। नागवंशी किंग रघुनाथ शाह, इन सभी नाम को याद रखिएगा, नागवंशी किंग रघुनाथ शाह एंड किंग ऑफ रामगढ़। अब किंग ऑफ रामगढ़ कौन थे भाई? किंग ऑफ रामगढ़ दलेल सिंह वेयर पोएट। ये लोग पोएट थे, कवि थे। सम नागपुरी पोएट्स वेयर, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, सम नागपुरी पोएट्स वेयर हनुमान सिंह, जय गोविंद मिश्रा, बरजूराम, घासीराम माहली, दास माहली, महंत घासी एंड कंचन। अभी कुछ एक नाम हम लोग ऐसा देखते हैं, जैसे नागवंशावली रिटन बाय बेनीराम मेहता इज अ हिस्टोरिकल वर्क इन नागपुरी लैंग्वेज। नाम को याद रखिए, नागवंशावली। नागवंशावली श्री बेनीराम मेहता जी के द्वारा लिखा गया था। ये था क्या? ये हिस्टोरिकल वर्क था नागपुरी लैंग्वेज के ऊपर में। ठीक है। ग्रेट पोएट घासीराम माहली had written several works including नागवंशावली, दुर्गा सप्तासाती, ब्रह्मसा, विवाह परिचान। ये सभी चीज इनके द्वारा लिखा गया था, घासीराम माहली। ठीक है। देयर वेर ऑल्सो ग्रेट राइटर्स लाइक प्रद्युमन दास, रुद्र सिंह। ये भी राइटर्स थे भाई, अब बहुत महान राइटर थे प्रद्युमन दास और रुद्र सिंह। सम नागपुरी लैंग्वेज राइटर्स एंड पोएट इन मॉडर्न पीरियड आर प्रफुल्ल कुमार राय। देखिए ये सभी नाम, अब जरूरी नहीं कि आप सभी नाम को याद रखिए, लेकिन कुछ एक नाम को आप जरूर याद रखिए। आप जब कभी आंसर लिखो ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे इन सभी नाम का जिक्र किया कीजिए। उससे ये पता चलता है ना कि नहीं भाई आपको नॉलेज है, इस फील्ड में आपको नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दे रहे हो कि हाँ भाई नागपुरी लैंग्वेज के बारे में लिखना है तो ये छोटा नागपुर एरिया में बोला जाता है, ये ट्राइबल लोग यूज़ करते हैं, सदान लोग यूज़ करते हैं, ये इसमें बहुत सारा और भी आगे आगे भी फैला है, ये टी गार्डन तक भी गया है। तो ये सब कॉमन सा आंसर है। ये लगभग कोई भी बंदा अगर एक बार इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेगा ना तो उसको ध्यान में आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ सभी को ध्यान में नहीं आएगा। जो राइटर्स का नाम मैं आपको बता रहा हूँ,
प्रद्युमन दास, रुद्र सिंह, प्लस ये सभी जो पोइट्स और राइटर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी नाम अगर सब आप याद नहीं रख सकते ना, कुछ कुछ नाम जरूर याद रखिए और अपने आंसर में इसका जिक्र किया कीजिए, ठीक है। नागपुरी टॉट इन रांची यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड। अभी यहाँ क्या है, मंथली नागपुरी मैगजीन भी आता है, गोटिया इसको बोल लेता है, गोटिया एंड जोहार सैया, नाम याद रखिए। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, जिस चीज को मैंने बोल्ड किया है, मैंने इटैलिक में उसको चेंज किया, मैंने उसको अंडरलाइन किया है, उन सभी पॉइंट्स को याद रखिए। बीच बीच में हमने बहुत सारे ऐसे ग्रामेटिकल वर्ड्स भी यूज किए हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप उसको याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मंथली नागपुरी मैगजीन आता है जिसको नाम है गोटिया और जोहार सहिया, हैज बीन पब्लिश्ड इन रांची। Several magazines have been also published in Assam, वेस्ट बंगाल, तराइज एंड डोआर डिस्ट्रिक्ट। तो ये हो गया हमारा नागपुरी लैंग्वेज के ऊपर में, ये नागपुरी लैंग्वेज, इमर्जेंस ऑफ नागपुरी लैंग्वेज खत्म। तो एक बार जस्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा भाई। हमने पूरा नागपुरी लैंग्वेज का कहाँ से वो इंडो आर्यन लैंग्वेज को क्यों हम लोग उसको बोलते हैं, उसका इमर्जेंस से हमने देखा, कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सा ट्राइबल, अपार्ट फ्रॉम ट्राइबल दूसरे लोग कौन से यूज़ करते हैं। टी गार्डन जो असम में है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, वहाँ पर भी ये गए। अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस था उसमें उसके हिसाब से कितने ऐसे लोग हैं जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इसको सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दे करके रखे हुए हैं या फिर सेकंड लैंग्वेज में इसको यूज़ करते हैं बोलचाल में। इसका हम लोग इतिहास देखें, इस भाषा का कहाँ से ये इमर्जेंस हुआ उसके बारे में थोड़ा सा डीप हम लोग और गए। साथ ही साथ इसका लिटरेचर के बारे में हम लोगों ने जाना, इसका ग्रामर के बारे में हम लोगों ने जाना कि कैसे यूज़ होता है, कैसे सफिक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये भी हमने देखा। कि यहाँ पर ये भी हमने देखा कि दो वर्ड्स को मिला करके भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है इस लैंग्वेज में, ठीक है, जिसको हम लोग एनक्लेटिक्स हम लोग बोलते थे, ठीक है। ये वर्ड्स को याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, सफिक्स, एनक्लेटिक्स, ठीक है। फिर हमने देखा कुछ एक ऐसे राइटर्स थे, ऐसे पोएट्स थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से मतलब एक नया ही एक आयाम देने की कोशिश की नागपुरी लैंग्वेज को, ताकि ये और भी ज़्यादा लोगों तक ये लैंग्वेज को पहुंचाया जा सके, ठीक है। फिर हमने इसका टेंस के बारे में हमने देखा कि जिस तरह से इंग्लिश ग्रामर में टेंस होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उस तरह से इसमें भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस होते हैं। फिर हमने देखा कि वो दो कैटेगरी में होते हैं, पेरिफेरिस्टिक कैटेगरी और सेकेंड था सिंथेटिक फॉर्म। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा भाई कि किस तरह से जो थ्री मूड्स होते हैं, वो थ्री मूड्स कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटिव, सब्जेक्टिव और इम्पेरेटिव, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफाई किया, उसके अंदर हमने कुछ एक राइटर्स का नाम देखा, कुछ एक पोएट्स का नाम देखा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जिनके द्वारा ये बुक आया था उसमें इन्होंने जिक्र किया था इसके बारे में। फिर कुछ एक राइटर्स ने ये बताया कि ये मगधी प्राकृत का डिसेंडेंट है, तो कुछ एक राइटर ने ये बताया कि ये अर्धमगधी प्राकृत का डिसेंडेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग जब अपने अपने हिसाब से आते गए हिस्ट्री में, तो लोग अपने हिसाब से एक नई पहचान देने की कोशिश की उन्होंने। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा कि ये रांची में तो ये झारखंड में तो आपको देखने को मिलता ही है, बिहार में भी देखने को मिलता है, ये आपको नॉर्दर्न उड़ीसा और ये असम की तरफ भी आपको देखने को मिलता है। बांग्लादेश में भी कुछ लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं, इस नागपुरी लैंग्वेज को। इसका स्टेटस हमने देखा कि भाई नागपुरी लैंग्वेज जिस समय नागवंशी डायनेस्टी था उस समय ये कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था, और नागपुरी इज अकॉर्डेड एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड। तो इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखिए। लिटरेचर हमने देखा जी, नागवंशी किंग जो रघुनाथ शाह और किंग ऑफ रामगढ़ दलेल सिंह, वो दोनों पोएट थे और उन्होंने भी ये नागपुरी लैंग्वेज को बहुत ही बढ़ावा दिया। कुछ नागपुरी पोएट्स थे जैसे हनुमान सिंह, जय गोविंद मिश्रा। फिर एक वंशावली था जो बेनीराम मेहता जी के द्वारा लिखा गया था। ये एक्चुअली क्या था, ये हिस्टोरिकल वर्क्स था नागपुरी लैंग्वेज के ऊपर में। तो इन सभी नाम को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। प्रद्युमन दास, रुद्र सिंह, ये बहुत अच्छे राइटर्स थे, और उसके साथ साथ कुछ एक पोइट का भी नाम हमने यहाँ पर देखा। और ये मंथली मैगजीन गोटिया और जोहार सैया ये भी पब्लिश होता है रांची में, जो नागपुरी लैंग्वेज के ऊपर होता है। तो ये हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा। मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैक्सिमम कंटेंट दे सकूं, ताकि अगर आप लोग कुछ कंटेंट मिस भी कर दें तो फिर भी आप लोग एग्जाम में आंसर को अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊँ तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। थोड़ा सा डिले हो जा रहा है मेरा वीडियोज़ बनने में,
एक तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, प्लस कुछ अर्जेंट काम था जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे ही समय मिल पाए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग में इन सभी को समय रहते हुए कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। पढ़ाई कीजिए और केवल पढ़ाई कीजिए, अभी पढ़ाई ही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। किसी भी हाल में एग्ज़ाम क्रैक करना है। एक बार एग्ज़ाम क्रैक हो जाने के बाद में ना आपको ये लाइफ और वो लाइफ में बहुत सारा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए अगर आपको ये मेरा चैनल और मेरा वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगता हो तो, ठीक है। धन्यवाद।